बहुत बहुत स्वागत है आपका कैलोरी मिति के पार्ट 2 में। मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आज हम आपके बीच हैं ऊष्मा के प्रभाव को लेकर। ऊष्मा किसी पिंड में जब ऊष्मा दी जाती है तो उसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले जब हम ऊष्मा अगर सपोज करें कि एक पिंड है, इसको बाहर से ऊष्मा दी जाए या इससे ऊष्मा निकाली जाए, तो ऊष्मा देने के पश्चात ऊष्मा की मात्रा अगर उस पिंड में बढ़े तो इससे उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ध्यान में रखना है, इसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे उसके अणुओं के बीच में कोलिजन बढ़ जाते हैं, टक्कर बढ़ जाती है और टक्कर बढ़ने से और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे ऊष्मा उत्पन्न और अधिक मात्रा में होता है, जिससे इस पिंड के ताप में परिवर्तन होता है और ताप में परिवर्तन के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस में वृद्धि होने के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन होंगे। अर्थात ऊष्मा के कारण पिंड की अवस्था और ताप दो में परिवर्तन होते हैं। दोनों का परिवर्तन का कारण है उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में। जब आप निकालेंगे, जब ऊष्मा उसमें से निकालेंगे तो पिंड में संकुचन होगा और ऊष्मा जब हम देंगे तो पिंड में फैलाव होगा। कैसे कैसे संकुचन होता है, कैसे कैसे फैलाव होता है, इसको देखते हैं। ठोस में जब ऊष्मा दिया जाए, यानी ठोस को जब हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने पर ठोस द्रव में परिणत होता है। द्रव को जब हम ऊष्मा देंगे तो वह गैस में परिणत होगा। तो ठोस को ऊष्मा देने पर वह द्रव में परिणत होने लगता है। इस क्रिया को गलन, मेल्ट करना, मेल्टिंग या द्रवन भी कहते हैं। द्रव में परिणत हो रहा है इसलिए इसका नाम द्रवन हो गया। ठोस को ऊष्मा देकर जिस टेम्परेचर पर वह गलना शुरू हो जाता है, गलन जिस पर आरंभ हो जाए उसे गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस गर्म होकर द्रव में परिणत होने लगता है, उस ताप को, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, MP। इसे हर ठोस का अलग अलग होता है, गलनांक को हम शॉर्टकट MP से सूचित करते हैं। तो ध्यान में रखना है, ठोस को गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिणत होता है। फिर द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वह गैस में परिणत होता है। तो द्रव को गर्म करने पर उसके अणु एक दूसरे से दूर होंगे। अणु जब एक दूसरे से दूर हटते हटते चले जाएंगे तो गैस में परिवर्तित होता है। जिस टेम्परेचर पर गैस में वो परिणत होने लगता है, पहले तो खौलना शुरू करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वथन। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी द्रव गैस में परिणत होने लगता है, खौल कर गैस में परिवर्तित होने लगता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। और इस क्रिया को कहेंगे क्वथन, और जिस टेम्परेचर पर ये क्रिया संपन्न होगी उसे कहेंगे क्वथनांक। थोड़ा आप पीछे करें। अब हमने अभी देखा ऊष्मा देने पर ठोस को ऊष्मा दिया द्रव, द्रव को ऊष्मा दिया गैस। गैस से ऊष्मा निकालेंगे, गैस का संकुचन शुरू होगा, गैस द्रव में परिणत होने लगेगा। तो गैस का द्रव में परिणत होना संघनन, मतलब इकट्ठा होना, घना घना होना, घना घना होगा। इसे द्रवन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि फिर गैस द्रव में परिणत हो रहा है, संघनन। फिर द्रव में से अगर हम निकाल देते हैं, द्रव में से ऊष्मा को निकालेंगे, धीरे धीरे द्रव के अणु एक इकट्ठा होते होते करीब आते आते ठोस में परिणत हो जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं हिमायन। और जिस टेम्परेचर पर द्रव की यह क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं हिमांक। तो ध्यान में रखना है, अंक लगा देने पर हिमायन में अंक लगा दे, हिम होना यानी बर्फ होना, ठोस होना, तो कहलाएगा हिमांक। जिस टेम्परेचर पर द्रव ठोस में परिणत होने लगता है, हिमांक। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ठोस को गर्म करते हैं तो बगैर द्रव में बदले हुए एक को गायब कर देता है, एक ही क्रिया हो जाती है सीधे गैस में, और गैस को ठंडा करते हैं तो ठोस में परिणत हो जाता है। तो जब ठोस को गर्म करने पर बगैर द्रव में बदले हुए गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसमें क्या है, ठोस को गर्म करने पर गैस और गैस को ठंडा करने पर ठोस। तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। जिस पदार्थ में ऐसे गुण पाए जाते हैं उसको ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहते हैं।
प्रायः ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ का जब हमें उदाहरण देना होता है तो हम कपूर को ढूंढ कहते हैं, नौसादर होता है। तो इस प्रकार से एक नज़र हमको फिर से डाल लेना है। ठोस से द्रव में परिणत होने की क्रिया को गलन कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये संपन्न होता है उसे गलनांक कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। जिस पर संपन्न होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। गैस को द्रव में परिणत होने की क्रिया संघनन, द्रव को ठोस में परिणत होने की क्रिया हिमायन, टेम्परेचर हिमांक। तो इससे हमें द्रवनांक, क्वथनांक, हिमांक, द्रवनांक, क्वथनांक, हिमांक समझ में आया होगा। अब हम इसके साथ साथ ये भी देखें, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको गर्म करने पर वो बगैर द्रव में बदले हुए गैस में आ जाते हैं और ठंडा करने पर यानी एक बीच का जो स्टेट है उसको गायब कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ और इस घटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब हमें ध्यान में रखना है, गलन हमने जिक्र किया, ठोस का पिघलना, क्वथन, इसमें क्या देखा कि इसमें द्रव का खौलना, वाष्पन समझना है हमें, बहुत ध्यान में रखना है क्वथन और वाष्पन में क्या अंतर होता है। इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन में क्या अंतर होता है इसे समझना पड़ेगा। वाष्पन की क्रिया किसी भी टेम्परेचर पर होते रहती है। प्रायः ऐसी जगहों पर जहां पानी लंबे समय तक जमा रहता है तो वर्ष भर उसका पानी वाष्पित होते रहता है, अर्थात नीचे के पानी से उष्मा को लेकर ऊपरी परत जो है वह वाष्पीकृत होते रहता है। ऐसी इस घटना यानी किसी भी ताप पर द्रव का भाप में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वही क्वथन, खौलकर तब वाष्प में परिणत होने की, यानी ये खौलकर वाष्प में परिणत होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे होते रहता है। सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों ठंडा होगा? तो उसके ऊपरी लेयर का पानी वाष्पीकृत होते रहता है, तो निचले लेयर से वह उष्मा लेता है। अब जिस लेयर से उष्मा को ले लिया उस लेयर की उष्मा कम हो गई, इसलिए वह ठंडा होता है। ऐसे ऐसे देखने को हमें मिलता होगा। प्रायः हम चौर में, तालाब में जब हम गर्मी के दिनों में देखते होंगे तो निचला लेयर पे जब हम जाते होंगे तो पानी ठंड होती है, ऊपरी लेयर पे गर्म, निचली लेयर पे ठंड। तो इसका कारण होता है और निरंतर वाष्पन की क्रिया होते रहती है। संघनन, गैस के अणुओं का जमा होना और द्रव में बदलना। ऊर्ध्वपातन, हिमायन, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस, गैस से ठोस। हिमायन, द्रव के अणुओं का ठंडा होकर के हीम में परिवर्तित होना। अब इसके बाद हमने जिक्र किया कि ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का परिवर्तन हम लोगों ने देखा। अब ताप के परिवर्तन से देखते हैं गुप्त ऊष्मा को। गुप्त मतलब छिपा, गुप्त मतलब छिपा होता है, लैटेंट हीट, छिपी हुई ऊष्मा। यह कहते किसको ऐसे समझते? किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान को उसके ताप में बिना परिवर्तन किए हुए। अब सपोज करिए अगर हम अभी ये देख रहे हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस है, अब इसको उष्मा दीजिए और इसको क्या करे, वह द्रव में बदल दे और इसका टेम्परेचर भी T डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे और इसका द्रव्यमान यदि 1 kg है या 1 इकाई द्रव्यमान है तो इसे कहेंगे ठोस था, द्रव में परिणत हुआ यानी गलन हुआ, तो इसे कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। पहले गुप्त ऊष्मा समझिए, अवस्था परिवर्तित कर दे, टेम्परेचर परिवर्तित ना करे, ताप को नियत रखे। ताप को नियत रखते हुए इकाई द्रव्यमान के पिंड की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। अब अवस्था का परिवर्तन फिर से एक बार हमको उस पर नजर डालना होगा। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो अब सोचिए इसमें भी गुप्त ऊष्मा भी किस तरीके से होगी। ठोस से द्रव अर्थात गलन की गुप्त ऊष्मा, क्वथन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। गलन की गुप्त ऊष्मा यानी गलन की क्रिया हो तो एकांक ठोस के एकांक द्रव्यमान को, ठोस के इकाई द्रव्यमान को
गलकर द्रव में परिणत होने की, पूर्णतः परिणत होने के लिए जितनी उष्मा चाहिए बगैर ताप में परिवर्तन किए हुए, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस है तो 10 डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। पानी द्रव से गैस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप, तो उसी को तो भाप परिवर्तित हो गया, भाप गैसीय अवस्था में होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है तो द्रव अवस्था में होता है। तो इसमें ध्यान में रखना है, ताप में परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इकाई द्रव्यमान को अवस्था में पूर्णतः परिवर्तित होने के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा को LF से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, और क्वथन की गुप्त ऊष्मा को LV से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। तो ये LF मतलब ध्यान में रखना है, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और LV का अर्थ हो जाएगा क्वथन की गुप्त ऊष्मा। अंग्रेजी में जब हम इसे देखेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों ही गुप्त ऊष्मा की इकाई एक ही होती है, मात्रक एक ही होता है। अब हम देखते हैं कि मात्रक क्या है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो होगा वही गलन की गुप्त ऊष्मा का होगा, वही क्वथन की गुप्त ऊष्मा का होगा। और एक सवाल बराबर पूछते रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप, तो उसमें जलन कौन ज़्यादा देगा। अभी हमने जिक्र किया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा होगी वो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो भाप होता है उसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही, और उसका जो गुप्त ऊष्मा है वह भी उसको जलन में मदद कर देता है। इस कारण से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर का भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर के पानी की तुलना में ज़्यादा जलन पैदा करता है। इसका कारण है लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, क्वथन की जो गुप्त ऊष्मा है वह उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम लोग जब गुप्त ऊष्मा का मात्रक देखेंगे तो इसका CGS मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, और इसका जो SI मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति किलोग्राम। अब किसी पिंड का द्रव्यमान m है, इसका सपोज कीजिए कि द्रव्यमान m है, इसको अवस्था परिवर्तित करने के लिए, तो इसका गुप्त ऊष्मा L है और द्रव्यमान है m, यानी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और उसकी गुप्त ऊष्मा L है, तो उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, तो Q बराबर हो जाएगा हमारा m इंटू L, Q बराबर m गुना L। इससे हम यह भी कह सकते हैं L बराबर Q बाई m, यानी प्रति इकाई द्रव्यमान के अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक। इसी तरीके से देख लिए, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए होगा तो Q बराबर हम क्या फार्मूला लिखेंगे, MLF। द्रव को गैस में परिणत करने के लिए ऊष्मा चाहिए तो कितना चाहिए, Q बराबर MLV। अब यही सब सवाल पूछता है, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे देगा, इतना किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो आपको प्रायः दिया रहता है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो गुप्त ऊष्मा दे दी जाती है। उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है और याद रखने की दरकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध ऐसे होते हैं पदार्थ जिनकी ऊष्मा को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें मदद देता है। तो उसमें से एक है बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा याद रख लेना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम को बर्फ़ को पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए 1 ग्राम, इसका अर्थ हो गया कि 1 ग्राम बर्फ़ को पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए बिना टेम्परेचर में परिवर्तन किए हुए द्रव में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब इसको हम लोग SI सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे तो जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 3.36 गुने 10 के पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम होगा। हमने पहले जिक्र किया है पीछे, एक कैलोरी में लगभग 4.184 होता है जूल, जिसको कि 4.2 भी कह सकते हैं, और
यहाँ ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है, कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो गया है। जब इसी को कन्वर्ट करेंगे तो होगा लगभग 3.36 गुने 10 के पावर 5। अगले दिन हम लोग कैलोरीमेट्री के अगले पार्ट्स के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।